देखिए भैया, बनारस में मोदी जी के सामने अब श्याम रंगीला आ गया। रंगीला वर्सेस मोदी हो गया। और मैं तो कहूंगा भैया, मोदी जी भी रंगीला आदमी है, तो रंगीला वर्सेस रंगीला। देखिए भैया, बनारस में मोदी जी के सामने अब श्याम रंगीला आ गया। रंगीला वर्सेस मोदी हो गया। और मैं तो कहूंगा भैया, मोदी जी भी रंगीला आदमी है, तो रंगीला वर्सेस रंगीला। मोदी जी का या ऐसे कोई नाम आते ही मतलब डर जाते हैं कि क्या हो जाएगा। मतलब कहाँ जी रहे हैं हम? भारत है भाई, ये इंडिया है, यहाँ पे लोकतंत्र है। कहाँ जी रहे हैं हम? किससे डरेंगे? क्यों डरें? डर भी जाएंगे तो क्या मतलब क्या है आपके पास? आप क्यों डर रहे हो? तो आप दबदबे की बात कर रहे हो ना, वो दबदबा क्या होता है? मतलब लोकतंत्र में क्या दबदबा है? दबदबा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र जो है ना, वो उसमें लोगों का वोट है ना, वो दबदबा है। मतलब जो दबता है ना बटन, वो दबदबा है। उसके अलावा कुछ भी दबदबा नहीं है। मेरे को डर नहीं है किसी चीज का। लोगों को डर हो सकता है, मेरे को डर नहीं है। मेरे पास सीडी वीडी कोई किसी का डर नहीं है। मुझे मेरा कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं, मेरा कोई सीएम बनने का भी सपना नहीं। मतलब जब ये देश के हालात देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त मैं जयपुर में ऐसे व्यक्ति के पास बैठा हूँ जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान कही जाती है, और मैं उनके पास सीधे ले चलता हूँ और आप खुद पहचान जाएंगे वो कौन है। हाँ जी, नमस्कार पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम श्याम रंगीला है। आप सब जानते हैं मोदी जी की आवाज़ से एक अंदाज में बता दीजिए। अंदाज यही है भाइयों बहनों, मैंने जब से ये भाषण देना शुरू किया था, मुझे ये पता नहीं था कि ये रंगीला कभी मुझे कॉपी करेगा। और आज रंगीला कॉपी करते करते वाराणसी में भी आ पहुंचा। तो ये कॉपी करने का जो अंदाज था वो कभी एक समय था कि श्याम रंगीला आवाज़ निकालते थे। अब श्याम रंगीला जो है चुनाव लड़ेंगे वाराणसी से, वही सीट जो पीएम मोदी की सीट है, और जिस सीट को लेकर कहा जाता है कि पीएम मोदी का वहाँ जो दबदबा है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं। तो क्या कारण है आपने वो सीट चुनी? मैं इसलिए चुनी कि जो आप दबदबे की बात कर रहे हो ना, वो दबदबा क्या होता है? मतलब लोकतंत्र में क्या दबदबा है? दबदबा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र जो है ना, वो उसमें लोगों का वोट है ना, वो दबदबा है। मतलब जो दबता है ना बटन, वो दबदबा है। उसके अलावा कुछ भी दबदबा नहीं है। तो ये तो माहौल है जो आप कह रहे हो कि मोदी जी या भाजपा का वहाँ पे होगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। हम तो वहाँ पे जा रहे हैं तो लोग जो लोगों का प्यार मिल रहा है ना, वो आप देखिए, दबदबा खत्म हो जाता है सब। अरे ये पहला सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि इससे पहले बनारस गए आप, और क्या किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स मिला? बनारस से अगर मैं देखे दो बातें मैं करूंगा। एक तो मेरी बात करूंगा, एक मोदी जी के अंदाज में बात करूंगा। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। तो मोदी जी की भाषा में तो मैं कहूँगा तो ये कहूँगा कि भाइयों बहनों, बनारस से तो मेरा पुराना नाता है। मैं बचपन में जब खाई के पान बनारस वाला जो गाना सुनता था तो मुझे पीड़ा होती थी कि ये बनारस का पान मैं कब खा पाऊंगा। तो ये तो मोदी जी का नाता है, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन पान अब आपके हिस्से में आएगा या नहीं आएगा, सवाल ये तो पान तो हिस्से में आना ही आना है, क्योंकि हम बनारस पहुंचेंगे। लेकिन श्याम रंगीला अगर कहेगा तो पहली बार हम बनारस जाएंगे, जिंदगी में ही पहली बार जाऊंगा। सुना बहुत है और मौका मिल रहा है इतना बढ़िया मुद्दे पे, और इतने बढ़िया टाइम पे मैं जाऊंगा बनारस में। और बनारस की जनता से मुझे बहुत मैसेज और संदेश आए हैं कि आप आइए, आपकी पलके बिछा के हम स्वागत में बैठे हुए हैं। तो पान भी खाएंगे और बनारस में जो है वो लोगों के साथ जुड़ेंगे भी, और बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये क्या कारण रहा कि अभी आप मोदी जी के फैन और अब जो है उनके प्रतिद्वंदी कहें या विरोधी कहें, आप पता नहीं किस दृष्टिकोण से उसको भाषा को समझते होंगे, क्योंकि हर शब्द के मायने अलग होते हैं, लेकिन आप किस तौर पर देखते हैं अब अपने आप को? एक वक्त आप मोदी जी की मिमिक्री करते थे और आप ये भी कहते थे कि मैं मोदी जी का फैन हूँ, तो अब ये फैन किस तरह से बदल गया है? फैन इसलिए बदल गया है कि फैन को जो है ना चलने से रोक दिया गया था, तो फैन को बदलना पड़ा। जब फैन का काम जो है वो मोदी जी का जो आवाज़ था उसको मैं कॉपी करता था, तो मेरा काम था टीवी पे आने का, मेरा सपना था वो। जब मैं टीवी पे आने का जो टाइम आया, मेरा एकदम परफॉर्मेंस बढ़िया रिकॉर्ड हुआ। 2017 की बात है, लोग भूल गए होंगे, लेकिन जिसके साथ होती है ना वो भूलता नहीं कभी। तो 2019 का चुनाव हुआ, कोई बात नहीं है। अब मेरे को मौका मिला है तो मैं जाऊंगा
क्योंकि 2017 में जो हुआ ना उससे मैं बहुत ज़्यादा मुझे पीड़ा हुई। खुलकर बताइए क्या है 2017 की कहानी। 2017 की कहानी वैसे तो सबको पता है, मुझे कई बार लगता है कि मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, नहीं लेकिन दर्शकों को, फिर भी हमारे दर्शकों का अगर 2017 में पहली बार मुझे टीवी पे आने का मौका मिला था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में, जो मेरा सपना था बचपन से, जिसमें मुझे कॉमेडी करनी थी, मैंने की। और अक्षय कुमार उसमें जज थे और उनको इतना बढ़िया लगा, वो सब एकदम माहौल बन गया था। और वो जब टेलीकास्ट की बारी आई तो उन्होंने बोला कि टेलीकास्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इस पे रोक लग गई है, वहाँ से अप्रूवल नहीं है, जो भी इनका टीमें देखती है, तो उन्होंने बोला कि ये चलना नहीं चाहिए, तो वो चला नहीं। और उसकी जगह जो है वो कोई और जो पार्ट है वो रिकॉर्ड करवा करके मेरे को एलिमिनेट कर दिया और वो चीज़ टीवी पे दिखा दी। तो ये जब चीज़ हुई तो मुझे पता चला कि यार ये क्या हो रहा है। 2014 से पहले तो मैं खुद ने मैंने शोज देखे हैं जिसमें खुले तरीके से लोग कॉमेडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल कॉमेडी भी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी का कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, कोई मनमोहन सिंह जी का कर रहा है, लालू जी का कर रहा है, बाबा रामदेव जी का भी कर रहा है, मतलब हर चीज़ वहाँ पे करते मैंने देखा है। और 2014 के बाद नहीं, पहली बार ऐसा कोई मौका मैंने नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद चीज़ें ऐसी होती गई, पेट्रोल पंप का मुद्दा था, उसको वीडियो बनाया, उस पर बवाल हो गया। हनुमानगढ़ में चौका, हाँ गंगानगर में बनाया था मैंने, गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल था। तो अगर हम कोई पीड़ाएं जताएंगे, बताएंगे लोगों को कॉमेडी के जरिए, उस पर ही अगर आप कार्रवाई करोगे तो फिर आपकी राजनीति में हम आगे करेंगे कुछ ना कुछ। ये क्या दौर शुरू हुआ है कि जो कॉमेडियन है वो राजनीति में आ रहे हैं? अभी पिछले समय से लॉन्ग टाइम देख रहे हैं, धीरे धीरे जो कॉमेडियन हैं या हास्य कलाकार हैं वो इन सब चीज़ों से एक समय था कि इतना उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और आज देख रहे हैं भगवंत मान भी जो है सीएम बन गए। तो क्या आप क्या मानते हैं, ये कलाकार बिरादरी की को क्या जरूरत आनी पड़ी कि ये सब जो है वो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है, देश की पॉलिटिक्स, उसमें आना पड़ रहा है? थोड़ा सा कठिन सवाल उन्होंने पूछ लिया, तो क्या पानी मिलेगा क्या? थोड़ा पानी। हाँ ये मोदी जी का बोला, मैं देखो मोदी जी जो है ना वो जो करेंगे ना मैं उससे बढ़ के करूँगा। मोदी जी जो है ना वो पानी के लिए बोलते हैं, दोस्ती बनी रहे, मैं वो भी बोलूँगा एंड में आपको। बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरा कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं, मेरा कोई सीएम बनने का भी सपना नहीं। मतलब जब ये देश के हालात देखता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है, तो वो पीड़ा वाली बात है सर। मैं कोई चीज़ बनने नहीं जा रहा हूँ। सीएम को मैं देखता हूँ, आप भगवंत मान जी की बात कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है कि कॉमेडियन जो है आज जो चीज़ वो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि मैं बचपन से चाहता था कि मैं कुछ बदलाव अगर मेरे हाथ में करने के लिए पावर हो तो मैं वो करूँगा, तो वो कर रहे हैं। उनका चीज़ें अलग है, मैं उनको देखता हूँ, मैं कॉमेडियन में उनको बहुत देखा है मैंने, बहुत सीखा भी है। राजनीति की जहाँ तक बात आती है, मेरा कोई ऐसा सपना नहीं था कि मैं चुनाव बनारस से लड़ूँ या कहीं से लड़ूँ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉमेडी के अंदर राजनीति घुसाई गई। जब वो चीज़ें हुई उसके बाद भी जो चीज़ें हुई उसमें कॉमेडी में राजनीति घुसाई गई कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, यूं करो। अब जो है राजनीति में कॉमेडी घुसी हुई है ऑलरेडी, मेरे बिना भी घुसी हुई है, कॉमेडी हो रही है हर जगह। आप चंडीगढ़ देख लो, आप सूरत में देख लो, आप इंदौर में देख लो, हर जगह कॉमेडी घुसी हुई है। मतलब हंस रहे हैं, मतलब पीछे बैठा हुआ कांग्रेस कैंडिडेट और स्माइल के साथ फोटो डाली जा रही है, ये कॉमेडी है। लोकतंत्र के साथ कॉमेडी हो रही है, तो जब कॉमेडी हो ही रही है तो कॉमेडियन को वहाँ होना चाहिए। ये चंडीगढ़ का सवाल किया, और जब चंडीगढ़ का आपने सवाल कर ही दिया है तो विधानसभा चुनाव राजस्थान 2023 और आम आदमी पार्टी से आप जुड़े और अभी भी सदस्य हैं, तो क्या पार्टी से आपकी कोई चर्चा हुई या कोई ऐसी बात रही? सर देखिए, पार्टी से मैं जुड़ा था और जब राजस्थान के चुनाव हुए तो उसके बाद में मैंने वीडियो भी जारी किया था एक यूट्यूब पे, बहुत कम लोगों ने देखा होगा क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को माहौल ही इतना कम हो गया था कि देखा कि कौन कौन देखेगा उसको। तो मैंने उसमें बोला था कि मैं जिम्मेदारी, काम मेरा नहीं था, जो काम बहुत सारा था वो मेरा नहीं था, लेकिन मेरा जो काम था ना वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ ऊपर वालों ने इतना टीमें बढ़िया नहीं बनी थी। तो मुझे तब भी बहुत दुख हुआ था। तो मैंने बोला कि मैं अब चलो राजनीति से थोड़ा इस पार्टी से यूँ हट करके कॉमेडी के जरिए काम करूँगा। लेकिन अब जो माहौल बन गया ना वो ऐसा बन गया है कि मेरे से रहा नहीं जाता। फिर मैं जब देखता हूँ ना तो फिर मेरे से नहीं रहा जाता है। मैंने बहुत सारे कॉमेडियन ऐसे देखे हैं या बहुत सारी प्रोफेशन में ऐसे लोग देखे कि मोदी जी का या ऐसे कोई नाम आते ही मतलब डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कहाँ जी रहे हैं हम? भारत है भाई, ये इंडिया है, यहाँ पे लोकतंत्र है, कहाँ जी रहे हैं हम? किससे डरेंगे? क्यों डरें? डर भी जाएंगे तो क्या मतलब क्या है आपके पास? आप क्यों डर रहे हो? आपके पास कुछ है ना डरने के लिए? मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे डरने की? तो आप
तो बात जब आ रही है और देख रहे हैं आप खुद आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो इन मुद्दों पर क्या आपके तो विचार हैं? वो कहाँ डर रहे हैं, केजरीवाल जी भी कहाँ डर रहे हैं, अभी जेल में उनको कर रखा है। अब उनको छोड़ दिया, संजय सिंह जी को छोड़ दिया ये बोल के कि वही कोई है नहीं सबूत, अब 6 महीने वो अंदर थे, वैसे ही वो छूट जाएंगे जब ये चुनाव हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डर तो उनको होता है जब उनको। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ होती ना, कोई चीज़ इसमें होती तो ये पॉसिबल कहीं नहीं है कि जितना टाइम केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए गवर्नमेंट को हो गया, चाहे वो दिल्ली का कोई भी प्रकार का मुद्दा ले लो आप, तो दिल्ली पुलिस का ले लो आप, या दिल्ली का एलजी का ले लो, कोई मुद्दा ले लो आप, पीछे पड़े हुए बहुत टाइम हो गया। तो अगर कुछ भी होता ना, तो देश की जनता को इतना तो पता है कि भाई साहब केजरीवाल जी सारे अंदर होते कब की, और दोषी भी पाए जाते। तो कुछ नहीं है तो जो है वो अंदर है और वो अंदर रहेंगे, ये फॉर श्योर अंदर रहेंगे। वो लोग भी कह रहे हैं चुनाव जब तक नहीं हो जाते वो अंदर ही रहेंगे। बीजेपी तो ये कहती है कि आप बताइए ना, अगर इतना लंबा समय हो गया जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे, ये भी तो वजह है, आप वो भी तो बताइए कोई वजह। कह रही बीजेपी तो ये बात। अब इस पे अगर हम आएंगे तो फिर आप इस चीज को नहीं जता पाओगे या वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि संजय सिंह 6 महीने के लिए अंदर क्यों थे और फिर उनको क्यों छोड़ा ही क्यों। मैं कह रहा हूँ अंदर ही रखना था। अगर 6 महीने कोई अंदर रह जाता ना, फिर उसकी क्या बचता है, मतलब वो दोषी नहीं पाए गए और अंदर थे क्यों। तो वैसे ही केजरीवाल जी अंदर है, दोषी नहीं पाए जाएंगे तो फिर तो क्यों अंदर 6 महीने क्यों थे। या तो दोषी पाया जाए उसके बाद अंदर करो, पहले आरोप है अंदर कर दिया तो हम कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, तो आरोप है तो क्या इस्तीफा होगा। अच्छा चलिए, बहुत भारी भरकम बातें। हाँ, तो जो फिर हम थोड़ा सा आपके परिवार पर आते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्याम रंगीला तो एज कॉमेडियन मोदी की मिमिक्री के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन श्याम रंगीला असल में क्या है, किस परिवार से आते हैं और क्या उनकी अपब्रिंगिंग है? सर मैं बहुत ही जनरल नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। पापा जी किसान हैं और सरकारी स्कूल में 12वीं मैंने की है, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं बहुत कुछ वो शहरों से आने वाला गाँव से आते हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं। और 12वीं के बाद में निकल गया था ये चीज़ करने, कॉमेडी या एनिमेशन मान लो आप। तो एडिटिंग का कोर्स किया मैंने, तो एडिटिंग का जो कोर्स है उसके बाद में मैं साथ साथ कॉमेडी भी करता था। सोनम गुप्ता का वीडियो जो था वो वायरल हुआ था 2016 में मेरा, जब नोटबंदी हुई थी। तो वो वायरल होने के बाद फिर मैं कॉमेडी में एकदम खुल कर गया। किसान परिवार से आप, और श्रीगंगानगर जो है राजस्थान के अंदर बात करते हैं तो श्रीगंगानगर जो है वो किसान काफ़ी है, बड़ी संख्या में पंजाब से टच है। क्या किसानों का मुद्दा आप देख रहे हैं और क्या उसमें लगता है किस तरह से जो है अभी भी उनकी मांग है, अभी भी वो अड़े हुए हैं, तो क्या इन बातों का हल निकलेगा? और जो चुनाव अभी तक का आपने देखा होगा, राजस्थान में भी 2 फेज में चुनाव हो गए हैं और पूरे देश में आपने माहौल को समझा होगा, तो अभी क्या माहौल समझ में आता है आपको कि क्या किसानों के मुद्दे हल होंगे या ये मुद्दे किस तरह से आपके लिए? देखिए, किसानों की जहाँ तक बात है, किसान बिल्कुल उस टाइम अपनी जगह बिल्कुल सही थे और उसके बाद में मोदी जी को वो चीज़ें कदम उठाने पड़े। लेकिन मेरे को तो ये देख के लगा किसानों को रोकने के लिए जो चीज़ें करी गई उससे लोगों में और पूरे दुनिया में बहुत फर्क पड़ा कि भाई ये किसान आ रहे हैं कि कोई दूसरे देश की आर्मी आ रही है। और किसानों की मांगे जो है वो जायज़ मांगे हैं, वो पूरी भी होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना, किसान फैमिली के नाते मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, अरविंद जी भी जो है 2014 के चुनाव में लड़े थे, हालांकि 2.5 लाख वोटों में थे। अब आप भी जो है पीएम मोदी का सामना करने जा रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण लगता है आपको ये सब कुछ? देखिए, चुनौती तो हर जगह है, हर काम में चुनौती है, हर काम करना पड़ता है। केजरीवाल जी लड़े थे, बहुत बढ़िया तरीके से लड़े थे, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो उस टाइम जब लड़े थे उस टाइम मुझे केजरीवाल जी के विरोध में था ना उस टाइम जब लड़े थे, लेकिन मुझे यूँ लगा था कि यार एटलीस्ट मतलब ये होती है टक्कर की कोई लड़े तो उस टाइप का बंदा लड़े, उसके सामने वो लड़े। तो केजरीवाल जी लड़े तो लोकतंत्र में वोट कौन किसको देगा ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, आप लड़ो सही। अब आप देखिए कि अगर लड़ाई तक ही सीमित थी या जीत तक इसमें कहीं गुंजाइश है? देखिए, जीत हार किसने परिणाम देखे हैं, परिणाम जो होगा, अगर हार होगी तो झोला उठा करके चल देंगे जी, और जीत होगी तो लोगों का शुक्रिया करेंगे, काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बात मेरे कहने का मकसद ये रहेगा पूरे चुनाव के अंदर कि 272 में बहुमत आती है, 400 पार की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 450 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आए लोकतंत्र के तरीके से, लोगों के वोटिंग से आए। ऐसे नहीं सूरत में जैसे आई है, ऐसे नहीं जैसे इंदौर में चल रहा है, ऐसे नहीं जैसे चंडीगढ़ में हुआ। ऐसे क्या मतलब हुआ, फिर लोकतंत्र रह कहाँ गया? मतलब आए तो तरीके से आए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 543 में से 543 आए, देश की जनता चुने। अगर मैं कहूंगा कि मेरे को बीजेपी नहीं पसंद, मेरे को मोदी जी नहीं पसंद, तो वो मेरी चॉइस है। अगर मैं कोई 10 बंदे कह रहे हैं बीजेपी अच्छी है, तो वो लोकतंत्र से कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ मुझे वोट देना बीजेपी के खिलाफ, और मैं ईवीएम ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि निर्दलीय बना, उन्होंने वो निर्विरोध बना दिया। इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। हार जीत के परिणाम अलग चीजें हैं, वोटों की, लोगों की आजादी होनी चाहिए कि यहाँ वोट देना है। तो ये जो चीज है ना, मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। आप बाड़मेर से जो है वाराणसी सीट से आप जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। एक और बाड़मेर में आज अभी जो है जिनका बड़ा माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया हो चाहे कहीं भी हो, बात हो रही रतन सिंह भाटी की। क्या सोचते हैं आप जैसे युवा नेता, जो युवा लोग हैं या युवा नेता हैं हम कहें, वो सीधे निर्दलीय मैदान में उतर जाते हैं पार्टी की, उनको लगता है कि हमें पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर किस तरह की सोच है ये? नहीं, बहुत अच्छी सोच है। जरूरी नहीं है पार्टी से ही लड़ा जाए। पार्टियां जो है वो एक सिंबल है भी, यार इससे पार्टी बीजेपी से लड़ लें या कांग्रेस से लड़ लें, इस पार्टी से लड़ लें। अगर जनता, वही बात आ गई ना यहाँ पे कि जनता जो है ना वही जिताती है। अभी आप देखोगे कि आप बोल दो कि बाड़मेर में तो उसका दबदबा है, या बाड़मेर में तो बाड़मेर में तो वो जीत रहे हैं इतने सालों से। क्या जीत रहे हैं वो? क्या उनकी ताकत से थोड़ी जीत रहे हैं, लोगों की वोट की ताकत से जीत रहे हैं। तो अगर रविंद्र भाटी को लोग वोट देंगे तो वो जीत जाएंगे, चाहे वो वहां पे 50 साल से बीजेपी आई हो, 50 साल से कांग्रेस आई हो, लेकिन जीतेंगे कौन? जिसको लोग वोट देंगे। कितना फर्क पड़ता है जब सितारे आते हैं, रोड शो होते हैं, कंगना आती हैं और पेट कली आते हैं, कितना फर्क पड़ता है। और आप भी खुद भी जो है एज सेलिब्रिटी अपने आप को, आपका भी अपना एक वजूद है, तो कितना फर्क पड़ता है जब कोई सेलिब्रिटी जो है चुनाव प्रक्रिया में उतरता है और लोगों के लिए रैली करता है, कितना फर्क पड़ता है? मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सेलिब्रिटी, अगर कोई पार्टी कोई सेलिब्रिटी को कहीं लड़ने के लिए भेजती है, जूते निकालने चाहिए। संसद क्षेत्र में आए, कहीं भी आए, जूते निकालने चाहिए। क्या मतलब हुआ? धर्मेंद्र को हमारे गंगानगर से लड़ाया था, उस टाइम गंगानगर मानगढ़ बीकानेर वहां से लड़े, क्या मतलब हुआ? मैं छोटा सा था, धर्मेंद्र आया, हमने देखा, खुश हो गए, घर वालों ने बोला इनको वोट देंगे धर्मेंद्र, हमने टीवी में देखा है। धर्मेंद्र ने आंख उठा करके नहीं देखा कभी। और उस टाइम से मुझे लगता, और मेरे को उस टाइम से याद है, मैंने पूछा था धर्मेंद्र वापस कब आएगा, जीत तो गए, हम बहुत खुश थे। मैंने कहा धर्मेंद्र कब आएगा? धर्मेंद्र पूरे कभी जिंदगी में नहीं आए। कलाकार बिरादरी से तो आप भी हैं। नहीं, कलाकार बिरादरी से नहीं। धर्मेंद्र ने अगर ये कहा होता कि ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, मैं वहां से लड़ूंगा, मैं वहां से ये करूंगा। मैंने आज आप देखो 2017 हो गए, मेरे इतने सालों का आप देख लो, यूट्यूब उठा करके देख लो, मैंने क्या बात करी है। मैंने जितनी बातें करी है वो, अगर मैंने राजनीतिक कॉमेडी की है तो उसमें मैंने पॉइंट बताए हैं। अगर मैंने कोई वीडियो बनाया, पेट्रोल का मुद्दा उठाया तो वो उसमें एक पॉइंट है। तो पॉइंट की बात, धर्मेंद्र ने कौन से पॉइंट उससे पहले उठाए थे, या उसके बाद जो लड़ रहे हैं कौन से पॉइंट उठाए थे? क्या कर दिया किसी ने? तो फिर देश की बातें कहाँ? सवाल ये भी उठता है कि जब आप यूट्यूब पे मुद्दे उठा रहे हैं तो फिर आपको जमीन पे उतरने की कहाँ जरूरत है? जमीन पे उतरना वहां पड़ता है जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है। जैसे सूरत में, अब लोग कहेंगे कि लोकतंत्र कहाँ खतरे में, सब तो बढ़िया हो रहा है। अरे सूरत में क्या हुआ? मुझे सूरत को देख करके बहुत ही दुख हुआ। ये दुख हुआ कि यार ये क्या हो रहा है देश में। मैं क्यों बात कर रहा हूँ बार बार? क्योंकि बात करने लायक है। चंडीगढ़ को देख के मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों करनी पड़ रही है बात चंडीगढ़ की? मेरा तो दिमाग है ना ऐसे फटने लग जाता है कि यार सोच कर कि यार लोग क्या कर रहे हैं यार। कोई जो जिसकी ज्यादा लोग बात सुनते वो आगे क्यों नहीं आते? लोग खुल कर क्यों नहीं बोलते हैं? एक साथ होकर क्यों नहीं बोलते यार ये गलत है? कोई नहीं बोल पाता गलत है। मैं इसकी बात करता हूँ। एक प्रक्रिया होती है, लोग बोलते हैं, खिलाफ भी बोलते हैं, और एक समय आता है जब वो बोलना बंद हो जाता है। बहुत सारे राजनेताओं को हमने देखा, बहुत सारे अभिनेताओं को हमने देखा कि वो बोलने की प्रक्रिया सतत लोगों की जारी नहीं रह पाती। उस विषय पर क्या कहेंगे आप? और आने वाला समय आप कितनी मजबूती से चीज़ों को आगे उठाते रहेंगे? देखिए, मैं चीज़ों को उठाता रहूँगा, ये तो फॉर श्योर है ही। क्योंकि अब चुनाव में मैं उतर रहा हूँ। पहले चीज़ तो मैं बनारस में जाऊँगा, वहाँ की चीज़ें देखूंगा, और मैं बताया कि जैसे पहली बार जा रहा हूँ। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं गया, लड़ लिया, बात खत्म हो गई, हार गए, जीत गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं इस चीज़ में लगा रहूँगा। मेरा इंटरेस्ट यही है, अब तो हो ही यही है। ये आप देखो, मेरा इतिहास देख लो।
मेरे को डर नहीं है किसी चीज़ का। लोगों को डर हो सकता है, मेरे को डर नहीं है। मेरे पास ईडी वीडी कोई किसी का डर नहीं है मुझे। मेरे पास कुछ है ही नहीं सर, खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जो करता हूँ 2014 मोदी जी के पक्ष में था। मैंने वो पोस्टें भी शेयर की, आज भी शेयर की रखी हुई हैं। तो क्या डर के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। मैं जाऊँगा ना, मैं सेलिब्रिटी हूँ। मैं तो बनारस की जनता को एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई सेलिब्रिटी के तौर पे नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि वहाँ पे आऊँगा, मोदी जी के सामने आऊँगा, मोदी जी की भाषा में उनको जवाब दूंगा तो लोग मुझे सुनेंगे। और बनारस की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना आप और लोगों को प्यार देते हैं उतना हालांकि मुझे मिल ही रहा है और भी मिलेगा, मुझे ये भी पता है। तो वहाँ जाकर के सारी चीज़ें देखी जाएंगी। रैली होने वाली किसी तरह की ना, रैली का भी पूरा डिसीजन लिया जाएगा। वो सब चीज़ें एकदम दिन ब दिन हम डिसाइड कर रहे हैं। कल ही तो मैंने ऐलान किया है, तो आज ही मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए लड़ रहा हूँ। अब जो सेलिब्रिटी की बात जहाँ पे आती है ना, जहाँ सेलिब्रिटी आते हैं, धर्मेंद्र एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। हर सेलिब्रिटी का नाम नहीं ले सकता हूँ। जैसे आपने कहा ग्रेट खली आए बाड़मेर में, ग्रेट खली आए, क्या मतलब ग्रेट खली को देख के क्या करेंगे, मतलब क्या होगा? ग्रेट खली को देख के क्या हो जाएगा? मैं जा रहा हूँ वहां पे, मेरे को देख के क्या हो जाएगा? मतलब ग्रेट खली और मैं खड़ा हूँ तो मैं तो दिखूंगा ही नहीं बगल में। लेकिन बात ये, मैंने आपसे सवाल किया कि जो पूछने की प्रक्रिया होती है ना, सरकार से सवाल पूछने की प्रक्रिया, ये अचानक से धीरे धीरे या निरंतर तौर पर वो जारी नहीं रहती है। कुछ लोग दल बदल लेते हैं, कुछ लोग विषय बदल लेते हैं। तो ये क्या कारण होता है? वो सर वही कारण होता है, जिनके पास कुछ होने के लिए होता है तो वो डरते हैं, तो वो हो जाता है सब चीज़ें, विचार बदल जाते हैं लोगों का। एक जिंदगी में एक चीज़ ये है कि विचार कभी बदलते नहीं है, विचार तो रहता ना, वही होता है। एकदम कैसे विजेंद्र सिंह का विचार कैसे बदल गया रात को रात, मतलब रात को इस करवट सो रहे हैं, सुबह उठे इस करवट में थे, कैसे विचार बदल जाते हैं? विचारों की कोई बात नहीं। बात मोदी जी ने काम किए ना, मोदी जी ने 370 हटाई। आपने मैनिफेस्टो में बोला कि 370 हटाई, बढ़िया बात है। राम मंदिर बनाया, बढ़िया बात है। लोग तो कह रहे हैं कोर्ट ने बनाया, वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि उनको देखो, अभी लोग मुझे बोल देते हैं कि उन्होंने बनाया। आप किसका मान रहे हैं? आप क्या मान रहे हैं? किसने बनाया, किसने? जिसने भी बनाया अच्छी बात है, जिसने भी बनाया बहुत अच्छी बात है, बन गया है, बहुत बढ़िया बात है, हमने देखा है। और मैं कह रहा हूँ वो चीजें नहीं है, वो 1000 गुना बीजेपी बढ़िया होती है। अगर मैं राम मंदिर जाके आशीर्वाद दूंगा, उसी के बाद जो है वो चुनाव अभी तक गए थे आप? मैं नहीं गया, मैं जाऊंगा, मेरी इच्छा थी जाने की, लेकिन पहले मैं इसलिए नहीं गया। मैंने कहा अभी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बोला था, प्रशासन ने कहा था कि लोग आराम से आए देखने के लिए। भीड़ यहाँ पे ज़्यादा है, व्यवस्था हो रही, शुरुआत में इतनी भीड़ थी वहाँ पे, तो बहुत ही वो इच्छा तो है देखने की, जाऊँगा। और अभी मौका मिलेगा मुझे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या? इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहना है, मतलब देखिए बीजेपी तो ये कहती है कि ये तो वो सब लोग मिल गए जो मेरा अच्छा करता हुआ काम दिखना नहीं चाहते। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से बीजेपी लगी हुई है उधर के गठबंधन भले ही उन्होंने बना लिया हो, लेकिन फिर भी चीजें, वो नेता तो इधर आ ही रहे हैं ना बीजेपी में, तो कुनबा तो परिवार तो बीजेपी का बढ़ ही रहा है। तो जिस हिसाब से परिवार बढ़ रहा है, इधर जो छोटे छोटे परिवार हैं उनको भी बड़ा होना पड़ेगा, तो उन्होंने गठबंधन किया है। तो अच्छी बात है, गठबंधन से अगर उनको लगता है कि जीत मिल जाएगी तो हो सकता है जीत जाए। अच्छा, मोदी जी के अंदाज में तो आप खूब बोल चुके और राहुल के अंदाज में बोलते हैं। एक तो राहुल गांधी को लेकर आप किस तरह से उनको देखते हैं एज लीडर, और फिर उन्हीं के अंदाज में बताइएगा। देखिए, राहुल गांधी जी बढ़िया इंसान है, बहुत ही राजनीति में मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यात्रा करी और रैलियां कर रहे हैं अपनी तरफ से। देखो विपक्ष में जो है वो जोर लगा ही रहे हैं, तो राहुल गांधी जितना लग सकता है लगा रहे हैं, लोग जितना उनको सीरियस लेते हैं उतना ले रहे हैं। तो राहुल गांधी जो है वो यही कहेंगे मेरे हिसाब से। तो हम तो देखिए मजाक करते हैं उनको लेकर के, मोदी जी को लेकर के, तो राहुल गांधी यही कहेंगे कि देखिए भैया, बनारस में मोदी जी के सामने अब श्याम रंगीला आ गया, रंगीला वर्सेस मोदी हो गया। और मैं तो कहूंगा भैया, मोदी जी भी रंगीला आदमी है, तो रंगीला वर्सेस रंगीला। तो ये जब चुनाव का कड़ी टक्कर देगा, चुनाव में मुकाबला होगा, तो मैं यही कहूंगा कि मजा है। ये मजा मैं हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ, ये कहेंगे। अभी और नेताओं के कुछ अंदाज में अगर आप कुछ कहना चाहें। और दूसरा, केजरीवाल जी की भी कभी आपने मिमिक्री आपकी की है? केजरीवाल जी
बहुत ही सिंपल तरीके से बोलते हैं। मोदी सही कर रहे थे। ये श्याम रंगीला लड़ रहा है, मैं भी लड़ा था 2024 में। श्याम रंगीला लड़ रहा है, मैं चुनाव में लड़ नहीं पा रहा हूँ, जेल में बैठ के लड़ रहा हूँ। मैं भी लड़ी रहा हूँ, रंगीला भी लड़ी रहा। आप रंगीला को भी सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। यही हो और कोई अंदाज? बस यही है, बाकी अंदाज लालू जी भी वापस जो है राजनीति में वापस धीरे धीरे देखने को मिलेंगे धीरे धीरे, और भी चीजें अब देखेंगे। अच्छा, कुल मिलाकर किस तरह से सब चीज़ों को आपने ऑब्जर्व तो कर ही लिया होगा, और राजस्थान के चुनाव को लेकर भी एक सवाल आपसे पूछना इसलिए जायज़ है, क्या वजह है कि श्रीगंगानगर के श्याम रंगीला उनको वाराणसी जा रहे हैं? राजस्थान में भी बहुत सारी सीट्स थी जहाँ से नहीं, मेरा वो मकसद ही नहीं है सर। मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, मेरा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है। मेरा मकसद कोई पद पाना नहीं है कि हाँ ये भाई यहाँ चुनाव ही लड़ना होता तो मैं कभी का लड़ लेता। मकसद मेरा ये है कि मोदी जी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ूं, ताकि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे, वहां मैं टक्कर दिखाऊं, ताकि वहां टक्कर दिखाएंगे, वहां पे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो एक तरीके से जनता तक आवाज़ पहुंचेगी। मेरा ये मकसद है सर। कैसे देखा पूरे राजस्थान को, और अभी राजस्थान की जो व्यवस्थाएं हैं या नई सरकार है, किस तरह देखा? बहुत ठीक है, काम करेगी सरकार। भजन लाल जी नए सीएम है, तो समय लगेगा, थोड़ा समय के बाद बता पाएंगे। अभी तो दिसंबर में ही तो थोड़ा समय जाएगा। मैं वो नहीं हूँ कि बीजेपी का विरोधी हूँ सर, मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं अच्छा काम किया तो अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने अच्छा अपने समय में काम किया तो अच्छा काम किया है, बात वो नहीं है। मैं थोड़ा सा जो है वो अभी जो माहौल चल रहा है लोकतंत्र को लेकर के, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसको किस तरह से देखते हैं? बीजेपी हो या पीएम मोदी हो, वो ये बात उनकी तरफ से बार बार ये बात कही जाती है, और इसमें जो है कई लोग आ जाते हैं, पुराने नेता आ जाते हैं कांग्रेस के, इंदिरा आ जाती हैं, और कई तमाम नेता आ जाते हैं। तो इन सब बातों को लेकर किस तरह से देख रहे हैं आप? अगर 70 साल के को आप खुद स्कैन करें तो कैसे करते हैं उसको? 70 साल? सर मैं 70 साल को स्कैन कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्र नहीं है। मैं 1993 में पैदा हुआ, और 2012-13 में मैंने 12वीं करी, और उसके बाद फिर मैं जो है 2000 मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मोदी जी को लेकर के ही है। मैं 2012-13-14 की बात कर सकता हूँ। 12-13-14 के अंदर जो है वो मैंने देखा टीवी पे क्या आ रहा है, क्या माहौल है, और 2024 आ गया, तो मैं इसकी बात कर सकता हूँ। पुरानी जो बातें हैं वो सब कहते ही हैं, मोदी जी उनको दोष दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं, तो उस पर जाना नहीं चाहूँगा। 70 साल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। देखा आपने जिस तरह से श्याम रंगीला ने जो है तमाम बात की, ये भी बताया कि वो किस वजह से चुनाव लड़ रहे हैं और हार जीत का क्या परिणाम होगा उसकी चिंता वो नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जो भी परिणाम आता है, लेकिन वो ये ज़रूर देश में संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव ऐसी प्रक्रिया है जो लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, और उसके लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए खुशेंद्र तिवारी की रिपोर्ट है।